লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের ভয়ে সিএএ চালু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ। এইসব সিদ্ধান্ত নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইছেন তারা বলে মন্তব্য করেন লোকসভার তৃণমূলের প্রার্থী কৃতি আজাদ। লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পরে বিজেপি নেতৃত্ব তাকে বহিরাগত তকমা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাহলে কেন বারাণসী থেকে দাঁড়িয়েছিলেন? বি.আর. আম্বেদকরকে বাংলার মানুষই প্রথম সংসদে পাঠিয়েছিলেন। 1983 বিশ্বকাপ দলে থাকাকালীন যখন তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে বিশ্বকাপ ছিনিয়ে এনেছিলেন, তখন কি বাংলার মানুষ খুশি হননি? এই প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা তৃণমূল লোকসভা প্রার্থী আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পাশে আছেন। তিনি ভোটে জিতে বাংলার মানুষকে সঠিক পরিষেবা দিতে চান। মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুরের ভিরিঙ্গি শ্মশানকালী মন্দিরে রাজ্যের পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এবং জেলা তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্র চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে পুজো দিলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কৃতি আজাদ। জানা গিয়েছে, তিনি দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর বিধান ভবন থেকেই বিভিন্ন প্রান্তে দেওয়াল লিখন এবং প্রচার শুরু করবেন বলে খবর। এদিকে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ি কটাক্ষ করে বলেছেন, তাদের দলের প্রার্থী ঘোষণা হলেই মানুষ ব্যাপকভাবে সাড়া দেবে। বিহার থেকে আসা কৃতি আজাদ নির্বাচনে গোহারা হবেন। অন্যদিকে সিপিএম এর একজন সদস্য পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, কৃতি আজাদ একসময় বিসিসিআই এর চেয়ারম্যান ছিলেন। সেখানে ঘুষ নেওয়ার জন্য তাকে বহিষ্কার করে ভোট তিনি বিজেপির হয়েও প্রার্থী হয়েছিলেন। তৃণমূল আসলে দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষদেরই আস্তানা। आज आप आए हैं दुर्गापुर तृणमूल कैंडिडेट बन के, क्या महसूस कर रहे हैं? हम धन्यवाद करेंगे दीदी का कि उन्होंने हमको अवसर दिया है। विशेष रूप से अगर कोई भी संगठन खड़ा होता है तो उसके लिए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होता है, वर्कर होता है, वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उन सबों का दीदी से सीधा जुड़ाव है। और सब जानते हैं कि दीदी ही अकेली हैं ऐसी जो देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता, एकता, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को सम्मान, SC, ST जितने भी लोग हैं, जब आप माँ माटी मानुष की बात करते हैं तो उसी में सब कुछ आता है। क्योंकि सृष्टि जगदम्बा ने रचा है और जगदम्बा माँ जो है वही है, प्रकृति है, सनातन धर्म प्रकृति है। तो जब आप माँ बोलते हैं तो माँ ही करुणा है, माँ ही ममता है, माँ ही प्यार है, माँ ही दूध है, माँ ही माटी है, माँ ही सब कुछ है। और जो उन्होंने अपना माँ के बारे में बोला, कार्यकर्ताओं को आप देखिए, आप मिट्टी की बात करते हैं, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस मिट्टी से प्रेम करो जिस मिट्टी ने तुमको जन्म दिया है। और मानुष, मानुष में कौन? मानुष में हम सब, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक माँ, हर एक पिता, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बेटा, हर एक बेटी, ये है मानुष। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अगर हम लोग कहीं किसी ब्लड बैंक में जाते हैं, किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग अपना ग्रुप मिलाते हैं, ये नहीं मिलाते कि हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, शेड्यूल ट्राइब का है कि जो नहीं। तो इस मानुष की बात करती है दीदी कि हम सब उस खून से जुड़े हुए हैं एक साथ मनुष्य के लिए। इसलिए जो माँ की बात करती है, माटी और मानुष की बात दीदी करती हैं, वही लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रदीप दा हमारे मंत्री हैं, हमको सदैव आपका आशीर्वाद मिला है। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, महिला हमारे सेल से हैं, अध्यक्ष यहाँ पर हैं, यूथ के लोग हैं, पूरी टोटल टीम हमारे साथ है। বিরোধী লোক বল रहे हैं सीए लागू করেছে কেন্দ্রীয় সরকার, এই सीए वोटिंग पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा सीए के बारे में देखिए, बड़ा स्वाभाविक है। यह जब देखते हैं कि कहीं जीत नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी का दिमाग चलना शुरू होता है। और जब मोदी जी का दिमाग चलता है तो उसको अनुपालन करने का कोशिश कौन करते हैं? अमित शाह जी प्रयास करते हैं। आज क्या किया? वही लोगों को बना रहे हैं। जब कभी इनसे पूछो, जब आप मोदी की गारंटी करते हैं, आप सीए का बात किया ना जी, इनसे पूछो कि आप सीए का बात करें, एनआरसी हम तो बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ कि जो 10 साल पहले मोदी का गारंटी 2 करोड़ नौकरी हर साल का था, 10 साल हो गया, 20 करोड़ होना चाहिए चाकरी, कि नहीं होना चाहिए? 2 ठो मिला, 20 ठो मिला। मोदी की गारंटी था कि हम 100 दिन में काना धन लेके आएंगे, 3650 दिन हो गया, 15-15 लाख रुपए देंगे, 15% मिला? नहीं मिला। गरीबी, इन सब चीज़ पर बात नहीं करेंगे हम सीए ला रहे हैं, एनआरसी ला रहे हैं, ऐसे ही ले आएंगे सीए एनआरसी। अरे उसका
बजाते वो पास होगा, उसका बिल बनेगा, बिल बनने के बाद वो पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट में आने के बाद वो पास होगा, ये कब सरकार में आएंगे? अब ये बताइए, आपको याद है ना, इन्होंने कहा था कि 2022 तक, सुनिए दादा, आप पूछा था 2022 तक हम सबके सिर पर छत देंगे, बोला था। आज क्या हो गया? 2024। फिर ये क्या बोले 2024 में? बोले कि 2047 में 2047 यानी 25 साल बाद। अब 25 साल बाद हम लोग में कितना लोग जिंदा रहेगा, कितना लोग मर जाएगा, पता ही नहीं। 1 मिनट। तो ये जो गारंटी है ना, इस गारंटी का कौन जवाब देगा? मेरे चाकरी का जवाब कौन देगा? महंगाई का जवाब कौन देगा? या जो 15-15 लाख आना था उसका क्या होगा? ये जो गैस सिलेंडर लेके हमारी बहन स्मृति ईरानी ऐसे डोलती थी ना माथा पे रख के, 400 रुपया, 400, अब 1200 रुपया हो गया। खुद 800 रुपया बढ़ा दिया, 100 रुपया कम कर दिया, बोला कि देखो हम क्या कर दिए। ये है मोदी की गारंटी। लेकिन मोदी की गारंटी पर भारी है ममता दीदी की वारंटी। जो वारंटी उन्होंने दिया, उनके साथ जो बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जो 4,60,000 करोड़ रुपया किसका है? आप लोग जो पत्रकार हैं, यहाँ बंगाल रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर हम लोग जितने लोग खड़े हुए हैं, किसका पैसा है ये? आपका दिया हुआ जीएसटी है। आटा, दाल, चावल, पनीर, सब्जी, सब पर जीएसटी आपने दिया है। उसके अलावा आपको इनकम टैक्स लगा है। इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सबका पैसा हमारा पैसा है, बंगाल का पैसा है, जिसके अंदर आएगा वो पैसा तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से विकास कर सकेंगे। लेकिन कौन खा गया? कौन खा गया? केंद्र में रह गया। दीदी क्या बोली? दीदी बोली वो सौतेला व्यवहार करेगा, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट देगा तो देगा, लेकिन हम जब यहाँ सरकार में हैं तो हम अपनी तरफ से 100 दिन का मेहनत आना लोगों को देंगे। आशा देखिए, आंगनवाड़ी देखिए, डबल हो गया। लक्ष्मी भंडार देखिए किस प्रकार से 500 का 1000, 1000 का 1200 हो गया। एक सुनाएंगे हम यहाँ तो मंत्री जी आपको बताएंगे। तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति है जो असली मायने में केवल राजनीति नहीं, लेकिन अपने राज्य के लोगों के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार समझती है। मोदी जी मणिपुर के लोगों को अपना परिवार नहीं समझते हैं, लेकिन दीदी समझती है और सबके लिए बराबर से करती है। इसलिए हम दुर्गापुर के अपने वर्धमान के लोगों से प्रणाम करते हैं, आप सबों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। जिस प्रकार से दुश्मनों का हमने क्रिकेट के मैदान में छक्का छुड़ा दिया और 1983 में विश्व कप जीत लेकर के आए, उसी तरीके से आप लोगों की बात छाती ठोक कर हम पार्लियामेंट में कर सकें, उसका आशीर्वाद हमको चाहिए। ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि जब आप दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में थे उस समय कुछ घूस वगैरह ऐसा हुआ था जिसके लिए आपको बर्खास्त किया गया था। ये लेफ्ट से लेके बाकी विरोधी लोग आपके खिलाफ उठा रहे हैं। ये तो आप ऐसा कीजिएगा, 15 मार्च 2015 कीर्ति आज़ाद का प्रेस देख लीजिएगा, जिसमें अब तो हमको नहीं बोलना चाहिए, अब तो स्वर्गीय हो गए, दिवंगत हो गए अरुण जेटली जी। मेरा कागज़ नहीं था, सरकारी कागज़ था, जिसमें 4000 करोड़ का घोटाला डीडीसीए में होता है, जिसकी आवाज़ हम उठा रहे थे। और यह जो आपके सीपीएम वाले हैं और ये बीजेपी वाले हैं, ये मुँह और मसूर की दाल, हमने भ्रष्टाचार उजागर किया, हमको निकाल दिया। इनसे बोलो एक प्रमाण देकर आए। सही बात। अगर इसने माँ का दूध पिया है ना, एक प्रमाण देकर आए। मेरे ऊपर, मेरे बाप के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर एक पैसे का घोटाले का कोई लेकर के आए तो हम समझेंगे। अमित मालव का ट्वीट किया है कि आपका पिताजी हिंदू बंगाली विरोधी थे और बंगाली को उन्होंने वहाँ से भेज दिया था, ऐसा कुछ संगीन ट्वीट किए। और शाहजहां से आपका पिताजी का भी कंपेयर किया। हमको एक चीज़ बताइए, ये अमित मालविया क्या आदमी है? इसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। देश भर में दर्जनों केस इसके ऊपर चल रहा है डिफेमेशन का। ये 15 जगह तो ये माफ़ी मांग चुका है। यह आदमी मानसिक रूप से असंतुलित हो गया है, मेंटली डिरेंज हो गया है। ये इसको मालूम नहीं है कि क्या बात कर रहा है। कोई सच्चाई नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है, कहीं कोई केस नहीं है, कहीं कोई एफआईआर नहीं है, कहीं कोई कन्विक्शन नहीं है, कहीं कोई आवाज़ नहीं है। और यह आदमी अपनी सोच रखता है और उस सोच को रखकर कुछ भी किसी को बदनाम करता है। ये है भारतीय जनता पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट। देखिए, आप तो बाहर की है, ये भी आरोप में है। कीर्ति जी लास्ट, ये बाहर की है। एक मिनट इन्होंने कहा, एक मिनट इन्होंने प्रश्न पूछा है। BR अम्बेडकर साहब पहली बार जब संसद गए थे तो बंगाल के लोग उनको लेकर के गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से भी लड़े, लखनऊ से भी लड़े, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बाहर के नहीं थे। अच्छा, उनको छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका क्या मतलब था वाराणसी में?
वो क्यों आए वाराणसी? वो अभी वाराणसी से लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? हम क्रिकेट खेले ना, हम तो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, हमारे बाबा चीफ मिनिस्टर थे, हम तो क्रिकेट खेले। जब 83 में वर्ल्ड कप लेकर के आए तो क्या बंगाल के लोग खुश नहीं हुए थे? क्या हुए थे कि नहीं हुए थे? तो हम एक खिलाड़ी है, हमारा न तो जात है न कोई मज़हब है। खेल और खिलाड़ी का न जात होता है न मज़हब होता है। हमको दुर्गापुर पहले भी आने का अवसर मिला। जब हम बोकारो स्टील में काम करते थे तो दुर्गापुर इंटर स्टील मैच खेलने के लिए हम आते थे, इसको भी बर्नपुर पहले सब में हम आते थे। हमका कोई बहारे नहीं है, जिसको खेल से प्यार है। ईडन गार्डन में हम बंगाल के विरुद्ध भी खेलते थे रणजी ट्रॉफी में दिल्ली से, तो भी लोग हमको प्यार करता, कीर्तिदा तुम ही छक्का मारबो, तो बोले हम मारबो, और धड़ाधड़ छक्का मारते थे, तो लोग प्यार करता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सेवा के लिए आए हैं, पार्लियामेंट की सेवा है, उस सेवा में लगेंगे। अभी भी दुर्गापुरवासी क्या अपेक्षा रखेगा आपसे? दीदी हमको जो देखिए, दीदी जिस प्रकार से काम करती है ना, उससे हम लोग सभी प्रेरित हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति केवल सिर्फ टीएमसी का कार्यकर्ता नहीं, हर एक व्यक्ति दीदी से सीधा अपने आप को जुड़ाव समझता है। जैसे हम 1984 में दीदी को पहली बार मिले, हमको भाई पोटा भी दी वो, हाँ, जैसे दीदी तब हवाई चप्पल पहनती थी, तब सादा कपड़ा पहनती थी, वैसी के वैसी पहनती है, कोई बदलाव नहीं, वही पुराना गाड़ी में घूमती है, वैसे ही है, वैसे ही प्यार करती है, वैसे ही जो जाता है जैसे आम लोग के घर में होता है वैसे है। तो हम दुर्गापुर आए हैं, हम दीदी जिस प्रकार से एक साधारण रूप से रहती है वैसी रहेंगे। आप देख लीजिए, हम बिना चट्टी का है यहाँ मंदिर में, हम भी हवाई चप्पल पहनते हैं। आपका कुछ उम्मीद है दुर्गापुरवासी और पूरा बर्धमान क्षेत्र के लिए? पूरा विश्वास है, हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग अपना समर्थन देंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। हम उनका पूरी दम खम के साथ छाती ठोक करके आवाज़ दुर्गापुर बर्धमान की जो केंद्र सरकार की है, जो अन्याय कर रही है, उसके खिलाफ करेंगे। बाकी हमारे पास प्रदीप दा तो यहाँ पर हैं, मंत्री हैं, सभी लोग काम देखते हैं और ज़मीन से सीधा जुड़े हुए, कोई नहीं कि हाई फाई बन करके चला जाता है। आई मीन द थिंग इज दैट वॉट एवर, आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु फील्स दैट आई एम एवरीथिंग। आई ऑलवेज have been a team man, whatever the district, whatever the Vidhan Sabhas, whatever the workers will decide. and ask me, होगा ना दुर्गापुर? नहीं, हमारा एम है आगे बढ़ करके दुर्गापुर को कैसे और बढ़ा सकते हैं। जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल टाउन है, इंडस्ट्रियल टाउन है, बहुत सारा चीज़ ऐसा है जैसे इंडस्ट्री में स्टेट गवर्नमेंट का भी आवश्यकता पड़ता है, बहुत परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से पड़ती है, रेलवेज है, हवाई अड्डा है, फाइनेंस का है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला मुद्दा तो पीछे चल रहा है सबसे, जी करेक्ट, हमको खेलकूद है, खेलकूद तो हम है ही भैया, हृदय से हम खिलाड़ी है। अब सबसे पहला ये रहेगा कि जो पैसा बंगाल का हिस्सा का है, जिसमें खेलकूद का मैदान भी बनेगा, जिसमें अनेकों चीज़ बनेंगी, वह पैसा आएगा, तब हम लोग दिल्ली से लड़ाई झगड़ा करके दुर्गापुर का जो पैसा जो उधर से आएगा हम लोग लगेंगे। तो प्रदीप दा तो हैं ही वहाँ पर बैठे हुए, हम लोग आवाज़ उनके पास भी उठाएंगे और केंद्र में भी उठाते रहेंगे। बहुत थैंक यू। মমতা বেজে গেছে, তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদ তিনি প্রচার শুরু করেছেন, কি বলবেন? কীর্তি আজাদ তৃণমূলের প্রার্থী, আমি জানি না তার বাংলার জন্য কি কীর্তি আছে। দুর্গাপুর বর্ধমান লোকসভায় একজন তৃণমূল কংগ্রেস তারা প্রার্থী খুঁজে পেল না, বিহারে ভাগলপুর থেকে নিয়ে এসেছিল, তাও সে আবার একসময় বিজেপি করতো, পরে সে কংগ্রেস করেছে, পরে সে এখন তৃণমূল। অর্থাৎ বাংলার তৃণমূলের দুর্ভাগ্য দেখুন, তারা বলতেন মা মাটি মানুষের গন্ধ পেলেন না, বিহার থেকে ধরে নিয়ে আসতে হলো। আর এই তৃণমূল নেত্রী একদিন বলেছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী বহিরাগত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বহিরাগত, কত কুকথা কাউকে বলেছেন, আর আজ তাকে ধরে নিয়ে আসতে হলো। তার কারণ একটাই, যে বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছেন না। দুর্গাপুর বর্ধমান লোকসভায় কোনো তৃণমূলের লোক নেই, তিনি বহিরাগত, আমি বলছি না, তৃণমূল বলছে। তাই তৃণমূলের কর্মীরা হতাশ, তারা দুঃখ প্রকাশ করছেন। আমি মনে করি আমাদের প্রার্থী ঘোষণা হলেই এই কেন্দ্রে জয় সুনিশ্চিত হবে, জয়ের অপেক্ষা থাকবে শুধুমাত্র। তৃণমূলের বহু কর্মী ভোট দেবেন, সিপিএমের বহু কর্মী ভোট দেবেন, বলা কিছু নেই, তৃণমূলের ব্যাপার, তারা ভাত থেকে নিয়ে এসছেন। বাংলা মানুষ বুঝুক, একসময় বিজেপি বহিরাগত বলে তারা বহিরাগত নিয়ে এসছেন, তার এখানে ভূমিপুত্র নয়, তিনি এখানে কোনো জানেন না, এখানে সৃষ্টি সংস্কৃতি কালচার জানেন না। আমাদের গোলসি বর্ধমানের কৃষি এলাকা, এক বিঘে চাষ করতে গেলে কি সার লাগে, কি ডিএপি লাগে বলতে পারবেন না। তাই তিনি বিহারের মানুষ, আর ক্রিকেট কবে খেলেছেন তার লোকে যাই, আজকে জন্ম কেউ লোকে জানে না।
আমার বলা কিছু নেই। তৃণমূলের ব্যাপার, আমাদের জয় সুনিশ্চিত, জয় উপহার দিয়ে দিয়েছেন। আমরা খালি ভোট প্রার্থী হলেই জয়যজ্ঞে নেমে পড়বো, জয় সুনিশ্চিত হবে। বলছি এই সিটটা তো আপনাদেরই ছিল, বিজেপির ছিল এই সিটটা, সেটা কি অক্ষুণ্ণ থাকবে? বিজেপির ছিল, বিজেপি থাকবে, শুধু থাকবে নয়, আমি বলছি লিখে রাখুন 1 লক্ষ ভোটে জিতবো, কম করে বললাম। কারণ তৃণমূল যে প্রার্থী দিয়েছেন তাকে কেউ মেনে নিচ্ছেন না, কেউ গ্রহণ করছেন না। আমাদের প্রার্থী ছিল, আমার প্রার্থী জিতবে। তৃণমূল কি মনে করছেন? আমরা দেওয়াল লিখন আজ থেকে 20-25 দিন আগে শুরু করে দিয়েছি। সিপিআইএম প্রার্থীতে ভোট দিন, কী কী দাবিতে সব আমরা হচ্ছে যে 20-25 দিন আগে দেওয়াল লেখা আমরা গোটা দুর্গাপুরে শুরু করেছি, আপনারা যা দেখেছেন, এবং বিভিন্ন জায়গায় খবরও হয়েছে। ফলে দেওয়াল লিখন আজকে করলে আমি বলছি যে একটা শাসক দল অনেক পিছিয়ে আছে, তাদের যা করার কথা ছিল তারা তা করতে পারে। এক, দ্বিতীয় হচ্ছে যে আপনারা এটাকে আলাদাভাবে দেখছেন কেন? এই কীর্তি আজাদ বা শত্রুঘ্ন সিনহা এরা তো আরএসএসের নিযুক্ত প্রার্থী। তৃণমূলে আরএসএস যে কয়েকজন লোককে পাঠিয়ে দেয় তাদের মধ্যে শত্রুঘ্ন সিনহার কীর্তি আজাদ। ফলে বিজেপির এটাতে দুটোতেই জ্ঞান। কীর্তি আজাদ বিজেপির প্রার্থী ছিল দিল্লিতে বিধানসভায়, বিজেপির প্রার্থী ছিল লোকসভায় 2 টার্ম। তো অসুবিধার কী আছে? বিহার বাংলা বাইরের রাজ্য, ভিনদেশ, আবি যাবি, আমি ওইসব বিতর্কে আমি ঢুকতে চাইছি না। সাধারণভাবে লোকসভার মধ্যে হলে ভালো হয় ইত্যাদি ইত্যাদি, বা হচ্ছে যে রাজ্যের হলে ভালো হয়, ঠিক আছে ওইসব ব্যাপার। কিন্তু বলে না যে কি ওই রতনে রতন চেনে। কীর্তি আজাদের জীবনে জানেন তো বিজেপির মতো দল কীর্তি আজাদকে বহিষ্কার করেছিল কেন, বাধ্য হয়েছিল কেন? ও দিল্লিতে বিসিসিআই, দিল্লির যে ক্রিকেট বোর্ড, সে ক্রিকেট বোর্ডের হচ্ছে চেয়ারম্যান ছিল। দিল্লি ক্রিকেট বোর্ড চেয়ারম্যান থেকে ওকে অপসারিত হতে হয় ঘুষের জন্য, দুর্নীতির জন্য। তো যত চোর মানে চোর, ডাকাত, দাগিমাল, এসব তো রতনে রতন চেনে। তো কীর্তি আজাদকে মমতা ব্যানার্জি চিনবে না, অভিষেক চিনবে না? যত করাপ্টেড লোক সবার হচ্ছে যে ভরসার স্থল হচ্ছে তৃণমূল এবং বিজেপি। যে হচ্ছে দিল্লিতে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে মাথায় বসে চুরি করেছিল, অপসারিত হতে হয়েছে, সে দুর্গাপুরে এসছে। দুর্গাপুরে ভূগোল জানে না, পূর্ব বর্ধমানে ধান জানে না, দুর্গাপুরের কারখানা জানে না, সে হয়ে গেল প্রার্থী। আর তৃণমূলের নেতারা হচ্ছে সে ড্যাং ড্যাং করে হচ্ছে সারা বছর নিজেদের মধ্যে কেউই করলো, কেউই প্রার্থী হলো না, কোনো গল্প নেই। এখন আমার প্রতিক্রিয়া থেকে ওদের মনের যন্ত্রণার যদি কোনো মেশিন আপনারা পারতেন, তাহলে ওদের মনের মধ্যে যে দগদগে ঘা আছে সেটা যদি হচ্ছে কোনো একটা স্ক্যান বা এমআরআই করা যেত, সেটাও যে আপনারা খবর হতে পারতো। দ্য সহজ পাঠ, সহজ কথা, সঠিক তথ্য।